Hello students, so today we will be starting a new chapter of political science, alternative centers of power. So with the end of bipolarity, it became very clear that the alternative centers of political and economic power could limit America's dominance. तो जैसे ही बाइपोलैरिटी ख़त्म हुई और न्यू सेंटर्स ऑफ पावर इमर्ज होने लगे तो वो लोग अमेरिका का डोमिनेंस कम कर सकते हैं. तो द यूरोपियन यूनियन एंड द आसियन इमर्ज्ड एज सेंटर्स ऑफ पावर. सो ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर कौन कौन थे? एक तो ईयू था, एक आसियान था एंड एक चाइना था. तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे यूरोपियन यूनियन, how it was established or what were the major development before the formation of the European Union. So let's see. तो इसमें 7 पॉइंट्स हैं, मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ. फर्स्ट इज़ मार्शल प्लान, then NATO, then Council of Europe, European Economic Community, European Parliament and European Union. So let's see. In 1945, Europe confronted further economy and structures and then Cold War started. तो यूरोप ने 1945 के अंदर अपनी इकॉनमी और स्ट्रक्चर्स के लिए कॉन्फ्रंट किया था एंड देन it was when Cold War started. So European integration was aided by America. तो जो यूरोप का इंटीग्रेशन है वो किसने हेल्प करा था? अमेरिका ने हेल्प करा था. एंड फाइनेंशियल हेल्प वाज गिवन टू रिवाइव इकॉनमी थ्रू मार्शल प्लान. तो मार्शल प्लान के थ्रू अमेरिका ने हेल्प करी थी यूरोप की. तो फर्स्ट आपका की पॉइंट क्या हो गया? मार्शल प्लान. नाउ द हेल्प गिवन बाय न्यू कलेक्टिव सिक्योरिटी मैकेनिज्म थ्रू नाटो. तो एक नया कलेक्टिव सिक्योरिटी मैकेनिज्म बना था नाटो, तो उसकी द्वारा भी हेल्प दी गई. ठीक है, मार्शल प्लान के अंदर ये हेल्प हुई. देन ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1948 टू डील विद ट्रेड एंड इकोनॉमिक इश्यूज. तो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी 1948 के अंदर जिससे ट्रेड और इकोनॉमिक इश्यूज से डील करा जा सके. एंड देन द काउंसिल फॉर यूरोप was established in 1949 for political cooperation. तो फिर 1949 के अंदर एक काउंसिल इस्टेब्लिश किया गया. क्लियर. देन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट फॉर गिविंग इट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, जिससे कि उनको इकोनॉमिक इंटीग्रेशन मिल सके. देन द कोलैप्स ऑफ सोवियत ब्लॉक रिजल्टेड इन द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूरोपियन यूनियन इन 1992. फिर जब सोवियत ब्लॉक का कोलैप्स हुआ, मतलब कि जो यूएसएसआर है उसका कोलैप्स हुआ, तब इस्टेब्लिश हुई हमारी ईयू यूरोपियन यूनियन इन 1992. ओके. Now, what are the features of the European Union that makes it an influential organization? तो यूरोपियन यूनियन के ऐसे क्या क्या फीचर्स है जो कि उसे एक इन्फ्लुएंशियल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं? तो सबसे पहले दे स्टार्टेड टू एक्ट एज अ नेशन स्टेट एंड दे वांटेड अ कॉन्स्टिट्यूशन बट दे फेल्ड. मतलब कि वो लोग ऐसा मानने लगे कि वो लोग एक नेशन स्टेट है और उनका एक खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है, बट दे फेल्ड. उनका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन पाया. दे हैव देयर कॉमन फ्लैग, एंथम, डेट एंड करेंसी. उनका खुद का फ्लैग था, करेंसी थी, नेशनल एंथम थी. ठीक है, जैसे कि एक डेमोक्रेसी या एक कॉन्स्टिट्यूशन के किसी नेशन स्टेट के पास होता है, वैसे ही उनका ये सब था, बट उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था. दे ऑल्सो हैज़ सम कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी इन इट्स डीलिंग विद अदर नेशंस. तो उनकी कुछ कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसीज़ भी थी जिससे वो डील करते थे दूसरे नेशंस के साथ. एंड ऑल्सो दे ट्राई टू एक्सपैंड देयर कॉपरेशन बाय एडिंग न्यू मेंबर्स फ्रॉम यूएसएसआर ब्लॉक. और उन्होंने अपने एरिया को भी एक्सपेंड करने का सोचा बाय एडिंग न्यू मेंबर्स फ्रॉम द यूएसएसआर ब्लॉक. जो यूएसएसआर ब्लॉक था, जो डिसइंटीग्रेट हुआ था, वहाँ के मेंबर्स को यूरोपियन यूनियन में ऐड करने के बाद उन्होंने उसको एक्सपेंड करने का भी सोचा. क्लियर. नाउ द यूरोपियन यूनियन हैज़ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री इन्फ्लुएंस. एक्सप्लेन. तो यूरोपियन यूनियन का इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री, तो ये 3-4 इन्फ्लुएंस हुए हैं. नाउ लेट्स सी. तो इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस क्या था? यूरोपियन यूनियन की वर्ल्ड सेकेंड बिगेस्ट इकॉनमी थी और उसकी जीडीपी थी अराउंड $17 ट्रिलियन एंड वॉज नेक्स्ट टू यूएसए. तो वो यूएसए के बिल्कुल नेक्स्ट था, सेकेंड नंबर पे था. यूएसए फर्स्ट था एंड इट वाज सेकेंड. इट हैज़ दी
biggest economy with a GDP of $17 trillion. Now its currency euro can pose a threat to the dominance of US dollar. जो इसकी करेंसी थी यूरो वो एक थ्रेट पोज कर रही थी US डॉलर को. Now its share of world trade is much larger than that of USA, which allows to be more assertive in trade disputes with US and China. जो इसका शेयर था मतलब यूरोपियन यूनियन का जो शेयर था वर्ल्ड ट्रेड के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा था, यूएसए से भी ज़्यादा था, जिससे कि यूरोपियन यूनियन अपने पॉइंट्स को यूएसए और चाइना के ऊपर अप्लाई कर पाता था, उन पर ज़्यादा असर्टिव हो पाता था. ऑल्सो इट इन्फ्लुएंसेस नेबर्स एशिया एंड अफ्रीका, तो वो एशिया और अफ्रीका को भी इन्फ्लुएंस करता था. एंड इट फंक्शंस एज एन इम्पॉर्टेंट ब्लॉक इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज WTO. तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का. क्लियर. नेक्स्ट इज पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस. अब इसका पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली क्या इन्फ्लुएंस रहा किसका, यूरोपियन यूनियन. सो लेट्स सी. तो ब्रिटेन एंड फ्रांस आर परमानेंट मेंबर्स ऑफ द UN सिक्योरिटी काउंसिल. तो जो ब्रिटेन और फ्रांस है वो परमानेंट मेंबर्स है सिक्योरिटी काउंसिल के. सो इट कैन इन्फ्लुएंस पॉलिसी ऑफ USA. तो ब्रिटेन और फ्रांस जो कि यूरोपियन यूनियन का पार्ट थे वो परमानेंट मेंबर थे UN सिक्योरिटी काउंसिल के, और उनकी वजह से they can influence the policy decisions of USA. Now European Union also includes some states which are not परमानेंट मेंबर्स ऑफ UNSC. तो मतलब इसके अंदर परमानेंट मेंबर्स भी थे और नॉन परमानेंट मेंबर्स भी थे यूरोपियन यूनियन के अंदर. क्लियर. नेक्स्ट इज मिलिट्री इन्फ्लुएंस. ना मिलिट्री पे क्या इन्फ्लुएंस पड़ रहा था यूरोपियन यूनियन का, तो यूरोपियन यूनियन की जितनी भी फोर्सेस है वो सेकेंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड में. कंबाइंड फोर्सेस ऑफ EU are the second largest in the world. So its total spending on defense is second largest after USA. और उसकी डिफेंस पे जो वो पैसे स्पेंड कर रहे हैं वो भी सेकेंड लार्जेस्ट है USA के बाद. और ब्रिटेन एंड फ्रांस हैज़ न्यूक्लियर आर्सेनल्स. उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है ब्रिटेन और फ्रांस के पास में. ठीक है. एंड इट इज़ ऑल्सो सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. और ये सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स भी है स्पेस और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का. क्लियर. सो नाउ नेक्स्ट इज लिमिटेशंस ऑफ यूरोपियन यूनियन. तो अब यूरोपियन यूनियन की क्या क्या लिमिटेशंस थी. सो द मेंबर स्टेट्स हैड देयर ओन फॉरेन एंड डिफेंस रिलेशंस एट ऑड विथ ईच अदर. जो मेंबर स्टेट्स थे उनके फॉरेन और डिफेंस रिलेशंस बिल्कुल अलग अलग थे एक दूसरे से. क्लियर. देन द यूरोप स्केप्टिसिज्म, मतलब कि यूरोपियन यूनियंस इंटीग्रेनिस्ट एजेंडा एंड पीपल्स फियर ऑफ कंट्रोल. सो नाउ द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस आसियान. तो वी विल नाउ स्टडी आसियान. क्लियर. लेट्स सी. तो आसियान बना क्यों था. वहाँ पर रिपीटेड कोलोनिज्म था, प्रॉब्लम्स थी नेशन बिल्डिंग की, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस थी, एंड देयर वाज प्रेशर टू कम्पीट विथ वेस्ट. ठीक है, ये सब चीज़ें वहाँ हो रही थी. सो लेट्स सी. सो नाउ आसियान वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1967. तो वो 1967 के अंदर इस्टेब्लिश हुआ था. एंड द फाउंडिंग कंट्रीज वर इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड. It was founded by these countries, and then the ASEAN formation was signed at Bangkok Declaration. तो बैंकॉक के अंदर जो आसियान का फॉर्मेशन है वो साइन हुआ था. एंड नाउ व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आसियान. तो अब आसियान के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे. नाउ थ्रू इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सेलरेट सोशल एंड कल्चरल ग्रोथ. इकोनॉमिक ग्रोथ के थ्रू सोशल कल्चरल ग्रोथ को एक्सेलरेट करना, उनको बढ़ाना. देन टू प्रमोट रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी. रीजनल पीस और स्टेबिलिटी प्रमोट करना. नाउ आसियान ब्रॉडेंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स इन 2003 बाय क्रिएटिंग आसियान कम्युनिटी. आसियान ने अपने जो ऑब्जेक्टिव्स थे उनको ब्रॉडन करा 2006 के अंदर एक आसियान कम्युनिटी बनाकर. ठीक है. अब उसके अंदर 3 कम्युनिटीज़ थी, सिक्योरिटी कम्युनिटी, इकोनॉमिक कम्युनिटी एंड सोशियो कल्चरल कम्युनिटी. सो दीज 3 वर दी कम्युनिटीज़. नाउ लेट्स सी ये कम्युनिटीज़ क्या करती थी. ओके. सो फर्स्ट इज सिक्योरिटी कम्युनिटी. सो टेरिटोरियल डिस्प्यूट शुड नॉट रीच टू आर्म्ड कॉन्फ्रंटेशन.
तो सिक्योरिटी कम्युनिटी का क्या काम था कि जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स है, जो टेरिटरी के ऊपर डिस्प्यूट्स या कोई भी छोटी मोटी सिविल वॉर या कुछ चल रही है, तो वो सब आर्म्ड कॉन्फ्रंटेशन नहीं होनी चाहिए, मतलब कि लड़ाई नहीं होनी चाहिए. देयर वर सेवरल अग्रीमेंट्स प्लेस टू अपहोल्ड पीस, कॉपरेशन, सोवरेन राइट्स एंड न्यूट्रलिटी. तो बहुत सारे अग्रीमेंट्स बनाए गए थे जिससे कि पीस कॉपरेशन बना रहे हैं. आसियान रीजनल फोरम इन 1994 कैरीज आउट कोऑर्डिनेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी. तो उसका एक रीजनल फॉरम जो है वो एक कोऑर्डिनेशन कैरी करता है सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड. नेक्स्ट इज इकोनॉमिक कम्युनिटी. So it was to create a common market and production base within ASEAN states. जो इकोनॉमिक कम्युनिटी थी इसका काम था कि एक कॉमन मार्केट, एक प्रोडक्शन बेस बनाए आसियान स्टेट्स के अंदर ही, सो दैट द इकोनॉमिक डिस्प्यूट्स कैन बी सॉल्व्ड. एंड इट फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग अ फ्री ट्रेड एरिया FTA फॉर इन्वेस्टमेंट, लेबर एंड सर्विसेज. तो इसने एक फ्री ट्रेड एरिया बनाया इकोनॉमिक कम्युनिटी के अंदर. ओके, नेक्स्ट इज socio-cultural community. So to regulate regional organization was to regulate regional organization. Now Vision 2020 defined outward looking role for ASEAN and international community. तो जो विजन 2020 था उसने एक डिफ़ाइन करा एक रोल आसियान का इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर. इट एनकरेजेस नेगोशिएशन ओवर कॉन्फ्लिक्ट, कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं होनी चाहिए, आप उसके ऊपर नेगोशिएशंस कर लो, बातचीत कर लो, बट देयर शुड बी नो कॉन्फ्लिक्ट. क्लियर? सो नाउ इंडियाज़ पॉलिसी टुवर्ड्स मलेशिया एंड सिंगापुर. ये एक छोटा सा पार्ट दे रखा है यहाँ पर. सी, सो इंडिया साइन ट्रेड एग्रीमेंट्स विथ मलेशिया, सिंगापुर एंड थाईलैंड. तो इंडिया ने इन सब के साथ ट्रेड रिलेशंस साइन करे थे, एग्रीमेंट साइन किए थे. तो आसियान इज़ द ओनली रीजनल एसोसिएशन इन एशिया विद पॉलिटिकल फोरम फॉर पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कंसर्न. तो आसियान एक ओनली ऑर्गेनाइजेशन, रीजनल एसोसिएशन है एशिया के अंदर जो कि पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड है. स्टूडेंट्स, सो नाउ वी विल स्टडी द राइज ऑफ चाइनीज़ इकॉनमी. तो अब चाइना का कैसे राइज हुआ, लेट्स सी. सो चाइना हैज़ बीन ग्रोइंग एज एन इकोनॉमिक पावर सिंस 1978. तो 1978 से ही चाइना ग्रो कर रही है एज एन इकोनॉमिक पावर एंड इट इज़ प्रोजेक्टेड टू ओवरटेक US एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकॉनमी बाय 2040. और ये माना जाता है कि वो 2040 के आसपास US को ओवरटेक कर लेगी. चाइना हैज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी सिंस द रिफॉर्म्स. जो भी रिफॉर्म्स हुए हैं चाइना में उसके बाद चाइना हैज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी. The strength of the economy, other factors such as population, resources, etc. adds to power in significant ways. तो एक तो इकॉनमी और जो उसके अदर फैक्टर्स हैं जैसे कि पॉपुलेशन, रिसोर्सेज एक्सेट्रा, वो उसकी पावर में एड ऑन होते हैं. नाउ द सोवियत मॉडल ऑफ चाइना. सो आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इन 1949 अंडर द लीडरशिप ऑफ माओ, इट्स इकॉनमी वॉज बेस्ड ऑन द सोवियत मॉडल. तो जब पीपल्स रिपब्लिक बनी चाइना की माओ के लीडरशिप के अंदर, तो उसकी इकॉनमी सोवियत मॉडल पे बेस्ड थी. द मॉडल वॉज टू क्रिएट अ स्टेट ओन्ड हेवी इंडस्ट्री सेक्टर फ्रॉम द कैपिटल एक्यूमुलेटेड फ्रॉम एग्रीकल्चर. जो ये मॉडल बना था इसका क्या एम था, इट वॉज टू क्रिएट अ स्टेट ओन्ड इंडस्ट्री, स्टेट ओन्ड हेवी इंडस्ट्रीज बने. किससे बने, जो कैपिटल एग्रीकल्चर से इकट्ठा हुआ है उससे. Okay, now what were the positive and negative impacts? So the positive ones, the employment and social welfare was assured to citizens. तो employment और social welfare बिल्कुल assured था citizens को. Now China moved ahead of other countries in educating its citizens and ensuring better health. बाकी जो countries थी उनसे China बहुत आगे था citizens को better health facilities and education provide करवाने में. Now what were its negative impacts? So agriculture production was not sufficient. जो agriculture production था वो बिल्कुल भी sufficient नहीं था. The industrial production was not growing fast. The industrial production जो था वो fast नहीं चल रहा था. जो international trade था वो बहुत ही minimal, बहुत ही कम था. Per capita income was very low. चाइना ने अपना जो political और economic isolations था वो सबके साथ ख़त्म कर दिया था. Now Chinese leadership took major policy decisions in the 1970s. तो अब चाइनीज़ लीडर्स ने कुछ मेजर पॉलिसी डिसीजंस लिए 1970s के अंदर.
उसके अंदर 4 मॉडर्नाइजेशंस प्रपोज की थी जो इनलाइन ने। वो क्या क्या थी? एग्रीकल्चर, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मिलिट्री। तो ये 4 मॉडर्नाइजेशंस बताई थी 1973 के अंदर। और ओपन डोर पॉलिसी एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर ऑल्सो बीइंग डन इन 1978 एंड इट वाज proposed by Deng Xiaoping. Then privatization of agriculture in 1982 and privatization of industries in 1998 was also done and the trade barriers were eliminated. जितने भी trade barriers थे उनको eliminate किया गया था। Clear? Now what were the consequences? जितने भी changes हुए, major policy decisions हुए, इन सब के क्या consequences हुए? We will study that. Okay. Okay, so now let's see. There was rise in agricultural production and rural incomes. तो positive consequences हुए, positive effects आए, agricultural production बढ़ गया, rural incomes बढ़ गई, industry and agriculture grew at a faster rate. New economic policies helped the Chinese economy to break from stagnation. मतलब कि जो न्यू पॉलिसीज थी उसने चाइना को हेल्प करा स्टैग्नेशन से ब्रेकअप होने में। स्टैग्नेशन मतलब स्टेबल, बिल्कुल ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। देन देयर वाज क्रिएशन ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए एंड चाइना हैज़ बिकम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशंस फॉर FDI मीन्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के लिए चाइना सबसे इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन बन गया था। क्लियर? नाउ व्हाट वर द क्रिटिसिज्म ऑफ ओपन डोर पॉलिसी। जो ओपन डोर पॉलिसी थी जो कि डेंग जियाओपिंग ने प्रपोज करी थी, उसके क्या क्या क्रिटिसिजम्स थे? सो अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ राइजन विथ अबाउट 100 मिलियन पीपल लुकिंग फॉर जॉब। अब उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट राइज हो गया था बहुत ज़्यादा। फीमेल एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस वर बैड। जो कि वर्किंग कंडीशंस थी वो बहुत ही पुअर, बहुत ही बैड थी। देयर वाज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड करप्शन एंड देयर वाज आल्सो राइज ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी बढ़ रही थी, करप्शन था, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन था, वर्किंग कंडीशंस वर वेरी बैड एंड देयर वाज अनएम्प्लॉयमेंट एंड अबाउट 100 मिलियन पीपल जो थे वो जॉब्स ढूंढ रहे थे। क्लियर? नेक्स्ट इज इंडिया चाइना रिलेशंस। नाउ अब इंडिया और चाइना के कैसे रिलेशंस थे? सो देयर वाज लिमिटेड पॉलिटिकल एंड कल्चरल इंटरेक्शन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो बहुत ही कम इंटरेक्शन था। फॉर अ ब्रीफ टाइम द स्लोगन ऑफ हिंदी चीनी भाई भाई वॉज पॉपुलर। तो थोड़े समय के लिए एक स्लोगन था हिंदी चीनी भाई भाई, वो बहुत ही पॉपुलर थी। बट जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स थे, बॉर्डर डिस्प्यूट्स थे दोनों के बीच में, उन दोनों ने ये जो स्लोगन था इसको पूरा ही रियून कर दिया था। ऑल्सो दे इन्वॉल्व इन बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट ओवर द अरुणाचल प्रदेश एंड स्काई चीन। तो एक वो लोग बॉर्डर डिस्प्यूट के अंदर भी इन्वॉल्व थे, अरुणाचल प्रदेश और स्काई चीन के बीच में। द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ 1962 हैड लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस फॉर बोथ। तो एक 1962 के अंदर कॉन्फ्लिक्ट थी, उसके बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस थे दोनों के लिए ही, चाइना और इंडिया के लिए। एंड अ सीरीज ऑफ टॉक्स फॉर ऑल्सो इनिशिएटेड। बहुत सारी टॉक्स मतलब बहुत सारी जगहों पे मीटिंग्स फिक्स होने लगी। राजीव गांधीज़ विजिट टू चाइना इम्प्रूव्ड इंडिया चाइना रिलेशंस। तो राजीव गांधी की जो विजिट थी चाइना के अंदर, उससे थोड़े बहुत रिलेशंस जो थे वो इम्प्रूव हुए। ठीक है। दे ऑल्सो साइंड अग्रीमेंट्स ऑन कल्चरल एक्सचेंजेस एंड कॉपरेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो उन लोगों ने एग्रीमेंट साइन किए थे कल्चरल एक्सचेंजेस और कॉपरेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। Also at global level, India and China have adopted similar policies in international economic institutions like WTO. तो ग्लोबल लेवल के ऊपर इंडिया और चाइना की थोड़ी बहुत पॉलिसी सेम है, जैसे कि WTO के अंदर उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी सिमिलर है। Now, Indian and Chinese leaders and officials visit Beijing and New Delhi with great frequency to resolve issues. तो जो इंडिया के और चाइना के जो लीडर्स है, ऑफिशियल्स है, ठीक है, वो लोग फ्रीक्वेंटली विजिट करते हैं न्यू दिल्ली और बीजिंग को, जिससे कि थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व हो पाए। ओके, क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. होप यू लाइक्ड इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग.